हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन और हम इसके पीछे का सारा मैथ। ओके, तो ये सारे कंटेंट हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ विद इन द वीडियो। और आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हर एक इक्वेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे हमने ये सारी फॉर्मूला निकाली वो आप सब समझ जाओगे। ओके, आप हमारे साथ बने रहे। तो भाई लोग कंटेंट तो देख ही लिए हो, तो हम वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो साथ में बने रहना। ये एक बार में ही वीडियो रिकॉर्ड होगा, तो मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, तो उसे बुरा नहीं मानिए, इग्नोर मारो, है ना। और बस नॉलेज पे ध्यान देते हैं हम लोग, हैं और सीखते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ठीक है। हम यहाँ रिग्रेशन लिखे इसको काटें, क्योंकि रिग्रेशन से पहले आपको मशीन और क्लासीफायर को समझना होगा, तभी आप जाकर रिग्रेशन सीखोगे। लेकिन एक चीज़ को मैंने नहीं काटा, वो है सपोर्ट वेक्टर, क्योंकि दोनों चीज़ों का मेन चीज़ है, वो है सपोर्ट करने वाला, वो है सपोर्ट वेक्टर। क्या है सपोर्ट वेक्टर हम आगे जानेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा समझ जाते हैं। ये एक सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग है और इसमें आपको क्लासिफिकेशंस को ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को यूज़ करने की वजह से इसका नाम पड़ रहा है सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ओके, तो ये करता क्या है, ये फाइंड करता है, फाइंडिंग द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन दैट सेपरेट डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। और हाइपरप्लेन होते क्या है, इसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम क्लासेस को समझेंगे। हाइपरप्लेन बस आप समझ लें कि एक कोई भी अगर डेटा सेट्स है, अगर वो 1D में है तो एक पॉइंट उसको सेपरेट करेगा, एक लाइन है तो उसको सेपरेट करने के लिए एक पॉइंट चाहिए। अगर वो 2D में है तो उसको सेपरेट करने के लिए एक लाइन चाहिए। मीन्स अगर इस पेज को दो हिस्से में बांटना है तो मुझे इसे फाड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 3D में है तो उसको सेपरेट करने के लिए एक प्लेन चाहिए, जैसे कि चाकू, चाकू एक प्लेन है, ठीक है। तो अगर हमको सेव काटना है तो उसको हम चाकू रखते हैं, तो चाकू एक प्लेन है तो प्लेन हमको चाहिए होता है। बस यही है आपका हाइपर प्लेन। ओके, तो वो हमेशा आपको दिमाग में रखना है, जितना भी डेटा साइज रहेगा उससे एक कम रहेगा। ये 2D है तो लाइन जैसे है वैसे हो जाएगा, वो लाइन मीन्स 1D। ओके, और अब आगे हम बढ़ते हैं कि वो क्या करता है, सेपरेट करता है। सेपरेट क्या करता है, क्लासेस को। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि दो तरह की चीज़ें उसको सेपरेट करने का बीच से काम आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो जिसको हमें जानना जरूरी है, जैसे कि बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट समझेंगे तभी तो दर्द का पता चलेगा, और दर्द को जानने पहले हम लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी और क्या है, बॉडी में कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम जानते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा है, ठीक है। दो तरह का डेटा मैंने रखा है, एक मैंने रेड पेन से किया हुआ है, एक मैंने ब्लू पेन से किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो तरह के क्लासेस है हमारे। ये क्लास, इसको रेड मान लो, और इस या फिर फर्स्ट मान लो, इसको क्लास सेकंड मान लो, ठीक है। अब इसमें ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, ये दो पॉइंट्स हैं, सपोर्ट वेक्टर है। ये पॉइंट सपोर्ट वेक्टर नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स ही सपोर्ट वेक्टर कहलाएंगे इस ग्राफ में। क्यों कहलाएंगे मैं आगे बताता हूँ। हाइपर प्लेन फॉर सेकंड क्लास, ये लाइन कहलाएगा हाइपर प्लेन और सेकंड क्लास, और ये हाइपर प्लेन फॉर फर्स्ट क्लास। और ये जो बीच वाला है, जो डैश लाइन है, उसे हम बोलेंगे डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। और इन दोनों के बीच चौड़ाई जो है उसको बोलते हैं मार्जिन। अब समझते हैं ये है क्या सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर समझ लीजिए एक तरह का बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, ठीक है। जो कि इंडिया वालों को पाकिस्तान जाने से रोक रहा है और पाकिस्तान वाले को इंडिया जाने से रोक रहा है। और ये जो बीच का जोन है, जिसको बफर जोन बोलते हैं, ये बफर जोन है। और इसी बफर जोन को हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। और इसी मार्जिन को ही हमें इसी मार्जिन के लिए मीटिंग कराना पड़ता है। और मीटिंग, इसी मार्जिन का जो मीटिंग होता है उसकी मदद से ही हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पाते हैं। क्या पाएंगे, हम कैसे पाएंगे वो आगे बात करेंगे, बस आप समझ लो कि सारा लड़ाई इस बफर जोन के लिए है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए मैंने लिखा भी है, गोल क्या है हमारा, मैक्सिमाइज द मार्जिन वेल मिनिमाइज क्लासिफिकेशन एरिया एरर। हम पढ़ेंगे क्या है क्लासिफिकेशन एरर, इसके बारे में अभी ध्यान मत दो, अभी आगे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये बस मैंने छोटे से नोट लिखा है कि आप पहला पेज ही पढ़ के ही आप आगे वाली चीज़ों को समराइज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। लार्ज मार्जिन, अगर लार्ज मार्जिन है तो ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको मिलेगा भरोसा कि हाँ भाई हम सेफ है, इंडिया पाकिस्तान सेफ सेफ, ठीक है। और हाइपर प्लेन फाइंड करेंगे, हाइपर प्लेन को वही आपको पता लगाना है, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं यहाँ पे पहले सपोर्ट वेक्टर क्या है। सपोर्ट वेक्टर वो वेक्टर पॉइंट है, वेक्टर क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि हर एक पॉइंट अगर कोई भी ग्राफ में हम रखते हैं कोई भी पॉइंट, तो उसको हम या तो लाइन पार के एक डायरेक्शन से समझा सकते हैं, या फिर हम उसे डायरेक्ट सब वेक्टर के रूप में इसको बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स भी हो सकता है आपके पास, तो मैट्रिक्स में वो हर मैट्रिक्स का हर एक पॉइंट आपका वेक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस वाले पॉइंट को भी फिर सपोर्ट वेक्टर बोला और इस वाले पॉइंट को भी सपोर्ट वेक्टर बोला है, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो मैक्सिमम दूरी तक टच कर सकते हैं। मतलब ये बाउंड्री को जब छू दें, अब इसके पार नहीं जा सकता है वो, ठीक है। रेड पॉइंट जस्ट इसके इधर ही है। सेम केस आपका यहाँ पे ब्लू के साथ में भी है, ब्लू लाइन जो है वो इस लाइन के वो साइड है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सपोर्ट वेक्टर। अगर वो यहाँ जाएगा फिर भाई ये बाउंड्री यहाँ होगा ही नहीं, ये फिर तो बफर जोन में एंट्री मार दिया है, जो कि गलत है ना। तो ये वो सही चीज़ नहीं है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे हमने एक लाइन बनाया है, जो हाइपर प्लेन है, ये लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट करके रख रहा है, एक दूसरे से बचा के रख रहा है, ठीक है। हमारा बस एक टारगेट रहता है कि हमें इन दोनों को जितना दूर रखे उतना अच्छा है, ठीक है। आग और पानी जितना दूर रहे उतना अच्छा रहेगा, तभी दोनों अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए और भी हम कुछ कुछ इसमें सीखने वाले हैं, जैसे हार्ड मार्जिनल प्लेन और सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन क्या होता है, हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं अब मेन टॉपिक, ठीक है। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है। अगर ये लाइन है जिसका मान लिया जाए या इक्वेशन है, ठीक है, WT ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और बाकी कुछ नहीं है ये, ठीक है। अगर ये है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल होगा वो हमेशा W होगा, जिसको हम नॉर्मल W लिख सकते हैं, या फिर एरो अगर दे दिए तो उसका डायरेक्शन के साथ हो जाएगा वो, जैसे कि ये, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, ये आपको जानना जरूरी था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, आपको मैं समय के साथ आपको आगे सिखाता रहूँगा।
हाँ, तो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। ये छोटे-छोटे जो पॉइंट्स हैं वो डेटा पॉइंट्स हैं, जो सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे सेपरेशन इस तरह से हो रहा है, यहाँ का सेपरेशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है? ये सेपरेशन दोनों अलग-अलग तरह का है, ठीक है? बट डेटा पॉइंट मैंने ट्राई किया था दोनों सेम तरह का डेटा हो, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हम मैक्स विड्थ वाला को ही लेते हैं, ठीक है? कि अगर ये सपोर्ट वेक्टर पॉइंट है, तो ये जो भी पॉइंट इसको छूने से बचाएगा 2 पॉइंट, ठीक है? और वो पॉइंट लाइन अगर दोनों पैरेलल लाइन होंगे, तो एक-दूसरे से जो सबसे ज़्यादा दूरी बनाएँगे, वही लाइन हमारा सबसे बेस्ट होगा, ठीक है? आप मैं देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे छोटा-सा लाइन है ना? ये लाइन ऐसा भी हो सकता था, ऐसा, पर मैंने ऐसा ना लेके मैंने लिया है ऐसा छोटा वाला, तो ये सही नहीं है। इसको हमेशा बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक ही जाना है, जहाँ पे मैक्सिमम करना है हमें विड्थ को। जब मैक्सिमम विड्थ हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ, मुझे आंसर मिल चुका है, ठीक है? दैट्स व्हाई हम यहाँ पे टिक मारे हुए लिखे हुए वाई। क्यों भाई मैंने इसको क्यों चुना है? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम विड्थ है। डेटा पॉइंट दोनों का सेम ही है, फिर भी इसका विड्थ मैक्सिमम है, ठीक है? तो ये मैक्सिमम विड्थ वाली वजह से इसको हम चुन रहे हैं। मैक्सिमम विड्थ बोले तो मार्जिनल मैक्सिमम, ओके? आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिस ग्राफ में मैंने 2 तरह के क्लासेस बनाए हैं। पहला जो ब्लैक कलर से क्रॉस किया हुआ है और दूसरा जो कि ब्लू कलर से क्रॉस किया हुआ है, ठीक है? और इसके बीच में मैंने एक लाइन बनाया हुआ है। अभी फ़िलहाल के लिए बस आप इतना समझ लें कि ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्योंकि आप एजम्पशन करोगे, आप इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में इसको तोड़ेंगे और फिर समझ जाएंगे कि सिचुएशन क्या है और कैसे हो रहा है, ठीक है? तो बस अभी अभी के लिए बस मान लो कि हाँ, ये लाइन का इक्वेशन कुछ इस प्रकार का है। मुझे वैल्यू नहीं पता है, बट इक्वेशन ये है, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन यही होता है, ठीक है? डब्ल्यू टी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। डब्ल्यू टी मीन्स डब्ल्यू ट्रांसपोज, मैं मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया हूँ। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू वेक्टर के रूप में भी आप दर्शा सकते हो। कोई ये अलग बात नहीं है, कोई पुरानी ये अलग चीज़ें नहीं है। आपको बस समझना है कि हाँ, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है? जो कि नॉर्मल लाइन का इक्वेशन ही फॉलो कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे 2 चीज़ें होगी कि हमें पता करना है डायरेक्शन। एक होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक नेगेटिव डायरेक्शन। अब किसी भी ग्राफ में अगर हमें 2 तरह का डायरेक्शन मिला हुआ है, तो हम दोनों डायरेक्शन को पता कैसे करेंगे? इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि उस पे आप एक लाइन लीजिए, उस लाइन का एक रफ इक्वेशन बनाओ और रफ इक्वेशन बनाने के बाद उस पे वैल्यू पुट करो। अब वैल्यू पुट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव साइड है और कौन सा नेगेटिव साइड है। जैसे कि मान लेते हैं, फिर से हम मान रहे हैं, ठीक है? बार-बार मानना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये है मेरा मेन इक्वेशन। अभी हम जो मानने जा रहे हैं वो बस सप्लीमेंट्री एक छोटा-सा टॉपिक, जो आपको ये समझाने के लिए कि कोई भी लाइन होगा तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया को कैसे पहचानें, बस उसी के लिए है, बाकी कुछ चीज़ों के लिए नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने माना है कि इक्वेशन है एफ एक्स लाइन का, जो 3x + 2y + 4 है, ठीक है? अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है? पॉइंट लेते हैं -40 मीन्स -40 ये पॉइंट, ठीक है? इसको हम पुट करते हैं लाइन पे, मेरा आंसर आया -8, मतलब वो नेगेटिव साइड है। मतलब ये साइड लाइन का ये साइड हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है? उसी प्रकार से पॉजिटिव क्या होगा भाई, चलो देखते हैं। 4/4 ले लिया मैंने, 4 वाले को ले लिया, 4/4 मैंने पुट किया, 4 के 12, 4 दूनी 8, 4, 24, पॉजिटिव साइड है, ऊपर वाला पॉजिटिव साइड है। बस कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी आपको जानना था, ठीक है? अब देखिए, अगर ये इक्वेशन 0 है, मीन्स ये न्यूट्रल है, 0 पे है, इसका इधर पॉजिटिव, इसका उधर नेगेटिव, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसका इधर नेगेटिव, इसका इधर पॉजिटिव। तो अगर इधर नेगेटिव है तो इसका वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, 0 नहीं आकर नेगेटिव आएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। पर 1 ही क्यों? हम 1 इसलिए लिए हैं कि आपको बाद में समझ में आएगा कि जब हम इस नंबर से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में इफेक्ट नहीं पड़ता है, आइडेंटिकल नंबर है ये, ठीक है? किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दो, उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? इसी वजह से मैंने 1 को लिया है। आपको समझ में आएगा आगे की ओर जब हम उसको इसे देखेंगे, ठीक है? बहुत लोग आपको समझा नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं कि के ले लो, बस मैंने -1 ले लिया है, हो गया। नहीं, इसका मेन रीज़न यही है, -1 लेने का या फिर 1 लेने का मेन रीज़न यही है, ये साइन के साथ अच्छा सा रिलेशन बनाता है और ये एक न्यूट्रल है। अगर 1 से आप छोटा लेते हैं तो आपका इक्वेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, और आप 1 से बड़ा भी लोगे तो भी वो इक्वेशन को बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। हम जानेंगे, सब कुछ आगे समझ जाएंगे कहाँ पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है? तो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो आपको ये समझ में आ चुका है कि ये एरिया मैंने कैसे निकाला है, ठीक है? तो आगे पहला हमें निकालना है मार्जिन, इन दोनों के बीच का दूरी। तो पहला काम ये कर सकते हैं कि इस वाले लाइन में, पॉजिटिव वाले लाइन में नेगेटिव वाले लाइन को माइनस कर देते हैं। डिस्टेंस का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर दें या फिर पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कर दें, हमें कुल मिलाकर डिस्टेंस मिल जाती है। तो आप हम माइनस करते हैं, तो पहला क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज x1 + b = +1, डब्ल्यू ट्रांसपोज x1 + b +1 मैंने वही लिख दिया, माइनस इस वाले लाइन को माइनस करना है क्योंकि इससे मतलब है, तो मैंने उसे भी लिख दिया, डब्ल्यू ट्रांसपोज x2 + b = -1। मैंने सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो जाएंगे सारे का, तो प्लस प्लस ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आपका WT ब्रैकेट x1 - x2, ठीक है? तो ये आ गया। तो अब इसको हमको वेक्टर के रूप में बनाना है, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू ट्रांसपोर्ट हमेशा क्या है, आपका एक वेक्टर है, ठीक है? तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना, बस वेक्टर करने मतलब एक ग्राफ में एक पॉइंट है, बस आप यही समझो, ज़्यादा नहीं समझो। और ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन में ग्रुप में एक साथ करें तो ये बात हो जाती है, ठीक है? तो ये कर दिया मैंने, इक्वल टू 2। हाँ, हो सकता है बहुत लोगों को ये समझने में दिक्कत होगा, मैं आपको एक और तरीका से समझा दूंगा, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है? और ये कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है ये देखिए आप, पॉजिटिव रहा तो ऐसा होगा,
जाहिर सी बात है पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू हमेशा बड़ा होगा 0 से, और नेगेटिव के लिए हमेशा 0 से वैल्यू छोटा होगा, बस ये कांस्टेंट है। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रही है, चलिए आपको मैंने एक और तरीके से समझाता हूँ, सेम चीज़ को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो गाइस हम एक दूसरे तरीके से इसे दोबारा सीखने जा रहे हैं। ये भी आसान तरीका है, इसे देख के भी अपना घबराएं, ठीक है। वो अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आपके लिए ये बेस्ट है, ओके। और इसमें मैंने बहुत और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ग्राउंड रियलिटी तक जाकर एक्सप्लेन किया है, तो आपको बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझ में आने वाली है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको जानना होगा कि हमारे पास इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन, मैंने ये इक्वेशन लिख दिया है। क्या लिखा है इक्वेशन का नाम? वाई आई डब्ल्यू। इस बार मैंने आपका वेक्टर के रूप में यहाँ पे दर्शाया है, बट आप इसको ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे वो चीज़ों को दोबारा यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है, जो कि आपको आसान करेगा। तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये सबको इक्वेशन आया कैसे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पिछले वाले समय में जो मैंने आपको कांस्टेंट बताया था, बस उस कांस्टेंट को आपको दिमाग में रखना है, जो कि बताता है कि वो वाई का वैल्यू किधर जाएगा, या तो पॉजिटिव तरफ जाएगा या नेगेटिव तरफ जाएगा, बस ये बताने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बस उसी इक्वेशन को यहाँ पे द्वारा लिखा है। मैंने बस एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ उसको मैंने रखा है अभी यहाँ पे, जहाँ पे वाई आई का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, और जहाँ पे वाई आई का वैल्यू -1 से छोटा हो सकता है, बिकॉज इसके बीच वाले वैल्यू जो है वो आपके बफर जोन है। बफर जोन बोले तो मार्जिनल, ओके विथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि इक्वेशन कैसे बन रहा है। लाइक मैंने अगर 1.2 ले लिया, ठीक है, 1.2 अगर से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर ये पहले से बड़ा है और 1.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बड़ा ही आएगा, मतलब ये अभी भी 1 से बड़ा ही है, ठीक है। सेम केस अगर मैं -1.2 करता हूँ और इससे मल्टीप्लाई से करता हूँ तो ये अभी छोटा है, ठीक है, और ये भी छोटा है। लेकिन जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं माइनस का सिंबल जैसे ही मैं हटाता हूँ तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप सिंपल सा मैथ्स है, -3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5, ओके। अगर आप माइनस का सिंबल जैसे ही हटाते हो तो 3 इज नॉट ग्रेटर, राइट, अपोजिट साइन हो जाती है, साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने साइन को रिवर्स कर दिया, तो आपको क्या मिला कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, ठीक है। मतलब कि आप अगर माइनस के लिए भी ले जाओगे या फिर प्लस के लिए लोगे, दोनों केसेस में इक्वेशन आगे जाके सेम ही हो जाता है। तो भाई मैं 2 बार इक्वेशन लेके क्यों चलूँ, वो तो बेकार हो जाएगा, हमारा वेस्ट ऑफ द रिसोर्स हो जाएगा। तो इसी वजह से हम दोनों इक्वेशन को सेम करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये इक्वेशन आपका 1 इक्वेशन, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन थोड़ा सा अलग दिख रहा है, यहाँ पे वाई आई इक्वल्स टू करके नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई आई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यही कारण था जिसकी वजह से हम 1 और -1 लिए थे, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई किए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। आप देखोगे आगे मैं सॉल्व करूँगा तो आपको बातें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका इसके लिए, और सपोर्ट वेक्टर के लिए क्या होगा, 1 होगा एट द थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने लिखा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्जिन, जहाँ भी मार्जिन रहेगा, मार्जिन का जो बॉर्डर होता है, इस जगह पे जो भी वैल्यू होगा और इस जगह पे जो भी वैल्यू होगा वो एक +1 होता है और एक -1 होता है। और इस केस में हमें पता चल चुका है कि +1 और -1 के लिए सेम इक्वेशन फॉलो हो रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि y का वैल्यू जो होगा 1 अगर हुआ तो सपोर्ट वेक्टर होगा, अदर देन दूसरे वेक्टर पॉइंट होंगे तो उसके लिए ये इक्वेशन फॉलो होगा। ये 2 ही इक्वेशन है जो आपको फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही छोटा सा ग्राफ बनाया है, ठीक है। आपको ये ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग सकता है, बट आप इसको ध्यान से सुने, अभी आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको कुछ एक नया चीज़ भी सीखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। लाइक देखिए यहाँ पे मैंने 2 सपोर्ट वेक्टर मैंने लिए हुए हैं, x1 और x2। तो आपको पता है ये वाले बीच वाले लाइन जो होंगे वो x2 - x1 होंगे, ठीक है। ये बीच वाला लाइन मुझे मिल गया, x2 - x1, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन हमें निकालना है इसका विड्थ, तो इसका विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रोजेक्ट करना होगा। कौन सा प्रोजेक्ट करना होगा हमको, ये वाले वेक्टर को इस वाले पे, और ये क्या है, ये तो डब्ल्यू वेक्टर है। डब्ल्यू वेक्टर बोले तो परपेंडिकुलर, अगर कोई भी लाइन है, मैं यहाँ पे इस लाइन को मान लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो डब्ल्यू था इक्वेशन में वो इस वाले लाइन पे था, ठीक है। आप देख सकते हो पीछे की, और मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें से मैंने ये भी बताया था आपको कि नॉर्मल जो हमेशा होगा वो डब्ल्यू ट्रांसपोर्ट ही होगा, मतलब डब्ल्यू पावर टी बोले या फिर डब्ल्यू ट्रांसपोर्ट ही बोले, ये सेम चीज़ें हैं, यही होता है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोले तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, यहाँ पर हर जगह हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है कि हमें ये परपेंडिकुलर चाहिए था, जो कि मुझे मिल चुका है उस इक्वेशन से, लाइन का इक्वेशन से, जो कि क्या है आपका डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ से हमको मिल जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि हम पहला काम करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे मुझे क्या होगा, एक फ़ायदा होगा। अभी आप समझिए कैसे मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें। पहले हमें फाइंड करना है डब्ल्यू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सिंपल से ही होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, हमें मिल जाएगा, अगर ये बहुत बड़ा सा वेक्टर है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है x, तो ये एक छोटा सा हिस्सा, एक 1/1 का हिस्सा को निकाल कर छोटा सा मुझे दे देगा, जिससे क्या होगा, अगर हम इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक आप सिंपल भाषा में समझे तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 पैकेट्स ऑफ लेज है, और अब आपको कह दिया जाए कि भाई 5 पैकेट का दाम कितना है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले एक यूनिट में बदलोगे, 1 पैकेट का लेज का दाम प्राइस पता करोगे, फिर उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। बस वही सेम कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर के साथ में भी यही काम करते हैं, जहाँ पे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, फिर यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें वो जगह मिल जाती है, ठीक है। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हो क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास अभी ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन हम कर देंगे इस वाली लाइन पे, ठीक है। प्रोजेक्शन करना है मुझे, ठीक है, प्रोजेक्शन मीन्स डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो ये वाला तो यूनिट वेक्टर है हमारा, यूनिट वेक्टर हमारा डब्ल्यू एरो के साथ मैंने किया बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमें यूनिट वेक्टर मिल गया इसका, डॉट प्रोडक्ट x2 - x1, हमने x2 - x1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, डी मार्जिन मिल गया,
हमें डी मार्जिन मिल गया। तो डी मार्जिन का अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा W(x2) W(x1) बाय मैग्नीट्यूड ऑफ W, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आगे काम आने वाला है ये इक्वेशन, ठीक है। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, याद रखिएगा, ठीक है। आप दोबारा वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगी, नहीं आएंगे तो कमेंट करना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा इसी चीज़ पर, सेम वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो आपको ज़्यादा क्लियर कर देगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ हम चेक करेंगे सपोर्ट वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास सपोर्ट वेक्टर को यूज़ करना है, तो हमें सपोर्ट वेक्टर का इक्वेशन यूज़ करना होगा, जो कि आपको मैंने बताया था 1 होता है, और क्यों 1 होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो पॉजिटिव के लिए मैं +1 लिखूंगा। देखो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने +1 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं आए, दिक्कत नहीं हुई, मुझे W(x2) का वैल्यू मिल गया, जो कि यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, और क्या मिला 1 - b। सेम केस इधर करूँगा, नेगेटिव आया, नेगेटिव मैंने पुट किया, क्या है -1 - b, जो कि W(x1) का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। अब इन दोनों वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो बनता है ये 1 - b 1 - b -1 - b। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फिर से आ जाता है 2/W मैग्नीट्यूड W का, और ये आ जाता है आपका D, ठीक है। सेम केस आप देखोगे तो यहाँ पे पिछला बार मैंने जो आपको समझाया था कि मैं अगर सिंपल सब्ट्रैक्शन भी करता हूँ तो भी आपको मिलता है 2 बाय ये। हाँ, ये आप याद रखिएगा, ये आपका अलग चीज़ है, ये आपका बस एक समरी है, आपका ग्राफ का ही समरी था ये, वाई के कॉन्सेप्ट में, वाई का क्या वैल्यू होगा इसके कॉन्सेप्ट में था, बट ये जनरल इक्वेशन है जिसमें सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव को ले लिया जा रहा है, ठीक। हाँ, तो आप आगे बढ़े हम लोग। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि हमें कंक्लूजन क्या मिला भाई। कंक्लूजन मिला कि हमारे पास W और B का वैल्यू रहा, W और B का वैल्यू की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करना है हमें इसका। अच्छा, ये है क्या, आपके दिमाग में क्वेश्चन यही है आपका, जो बीच का जो दूरी है, मैंने आपको बताया ना कि यही यूनिट है, यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यूनिट को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वही तो है ये आगे बना, यही तो है ये आपका। आप समझ रहे हो, आप कनेक्शन देखो, यहाँ का यूनिट निकालना है हमको W का, मैंने इससे निकाला परपेंडिकुलर से निकाला, आपका परपेंडिकुलर से निकाला आपका W का, उसके बाद इस वेक्टर W वेक्टर से हमने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया उसके मैं एक मैग्नीट्यूड से, ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। कोई नंबर होगा x2 में, कोई 2 पॉइंट्स में अगर माइनस करोगे पॉइंट का तो एक हार्ड ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आया फॉर्मूला, इसको मैंने पुट किया, हमारे पास ये इक्वेशन और कुल मिलाकर घुरा फिरा के मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, यही है आपका मार्जिन विथ WIDTH विथ, ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्जिन विथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये तुम एकदम समझिए तो ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट रेड जरा सा भी अगर बीच में आ गया इन बफर जोन में तो ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और इवन आपको मैं बताता हूँ, आपके पास डेटा सेट है, आपके पास, अब आप मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो, आपको पता है आपके पास ऐसे डेटा सेट है नहीं जो कि प्रॉपर 2 क्लासेस में डिवाइड हो, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास बाइसेस ना हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, लाइक ये वाले रेड लाइन, बहुत सारे रेड लाइन है जिसमें से एक रेड लाइन उधर चला गया, एक ग्रीन लाइन इधर आ गया, तो वो आपका बीच में क्रॉस हो चुका, तो उस केस में तो आपका पैरेलल लाइन कभी बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा तो आपका ये सिस्टम जो है, जो मैंने आपको भी समझाया है, इसकी मदद से आप नहीं बना सकते हैं, एसबीएम के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ हार्ड कोड है। अगर 2 वेक्टर आपस में पूरे एक दूसरे से सेपरेट है, बिल्कुल अलग है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाते हैं सॉफ्ट मार्जिनल एसबीएम, और ये जो मेथड जो मैंने अभी आपको समझाया, सारा मैथमेटिकल इल्यूजन जो आपको मैंने समझाया, इसको बोलते हैं हार्ड मार्जिनल एसबीएम, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें कोई बायसनेस ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कुछ, हम इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास, जो कि आपको मैंने बताया कि सॉफ्ट मार्जिनल एसबीएम वो कैसे होता है और क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको हार्ड मार्जिनल समझा दिया था, जिसमें से आप समझ चुके थे कि हमारे पास जो लॉस फंक्शन का जो वैल्यू है मार्जिनल, यही आपका मार्जिनल लॉस, जिसका वैल्यू है आपका 2/W में कम मैग्नीट्यूड, और आपके पास एक ये वेक्टर पॉइंट है जो कि हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, ये हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। इसी को अगर आप दूसरा रूप में लेना चाहते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमें पता है ये दोनों मैक्स एफ एक्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू मैक्स मीन एफ एक्स, तो इसको हम अपोजिट भी करके लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, यहाँ पे हम मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं कि जितना दूरी हो उतना अच्छा है, यहाँ पे हम बात करेंगे जितना कम दूरी हो उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ कम दूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये ज़्यादा दूरी की ही बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप इसको हम अपोजिट पर करके लिख दिए, ठीक है। अपोजिट करने की वजह से अब इसमें हम अगर मिनिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, आप समझते हो, लाइक आपको समझाता हूँ मैं, 1/2 है, ठीक है। ये अभी क्या है मिनिमम, अगर हम 2 का वैल्यू को हम और बढ़ाते हैं, चलिए तो 2 का वैल्यू अगर 1/3 कर देंगे तो अब बताइए इन दोनों में से छोटा कौन हो जाएगा, छोटा क्या है, ये हो जाएगा ना। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एरो मार सकते हो, क्योंकि ये अभी बड़ा हो गया, नीचे वाला मैंने भी बढ़ाया था, तो उसी प्रकार से मैंने इसको अपोजिट कर दिया, तो इसकी वजह से ये अब हमारा बड़ा नहीं करना है, इसको हमको छोटा करना है, मैं उसको उल्टा कर दिया हूँ जस्ट, समझ रहे हो ना, मतलब कि 2 और 3 हो गया, आप समझिए। तो इस केस में क्या है, ये बड़ा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, तो आपको बड़ा नहीं करना है, हमको इसको छोटा करना है, मतलब 3 नहीं करना होगा, हमको 3 से छोटा की तरफ ले जाना होगा, ना कि बड़ा की तरफ। बस इसी वजह से मैंने ये लिखा हुआ है, और ये जनरलाइज है, ठीक है। इसको लोग ज़्यादा इसी को ही प्रेफर करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कम करोगे तो कम कैलकुलेशन पड़ेगा, आप किसी चीज़ को ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा कॉस्ट खर्च होगा, वो हाई होता है, हाई एक्सपेंसिव की तरफ भागता है, ठीक है। एक चीज़ और है, आप अल्फा बीटा गामा जानते हो, आप जेटा भी जान लो, ये जेटा का सिंबल है, आई एम सॉरी डैट कि मैं अच्छे से नहीं बना पाया, बट ठीक है, यही है जेटा का जो भी सिंबल है, ठीक है, आपको अलग अलग जगह पे दिखेगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे है, ठीक है। आप ये समझ चुके हैं, मैंने ये फॉर्मूला को जस्ट रिवर्स कर दिया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ करते हैं। तो
आगे समझने से पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हम इस सॉफ्ट मार्जिनल करने के लिए, सॉफ्ट मार्जिनल करने का मतलब कि अगर कुछ डेटा ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। मैंने ग्राफ नहीं बनाया प्रॉपर तरह से, लेकिन आप कह सकते हो कि लो एक ग्राफ है, चलो बस समझने के लिए कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रीन वाले लाइन इधर आ गए हैं और रेड वाले उधर चले गए, मतलब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मानते हैं कि इधर बहुत सारे रेड डेटा है, बहुत सारे इधर भी ग्रीन डेटा है, लेकिन यहाँ कुछ डेटा ऐसा है जो एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हम अगर बोल देंगे कि यहाँ पे भाई हम एसबीएम यूज़ नहीं कर सकते, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और उसी का सोल्यूशन की वजह से हम लाए हैं सॉफ्ट मार्जिनल एसबीएम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनके बीच का एरर को निकालते हैं, इनके बीच का एरर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन एरर, जो कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या होता है क्लासिफिकेशन एरर, ठीक है। तो यही क्लासिफिकेशन एरर यहाँ पे आप समझिए अच्छे से कि इसी एरर के सम, सारे एरर के सम को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बट आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन का एरर निकालने के लिए हम इस वाले हाइपरप्लेन का यूज़ कर रहे हैं और रेड का निकालने के लिए इस वाले हाइपरप्लेन का यूज़ कर रहे हैं, ना कि बीच वाले का। बीच वाले से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये डेटा जो है, ये डेटा आई है, मीन्स लाइक ये 1 2 3 4 एन हो सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने बस सम किया है, समेशन ऑफ डेटा जी आई, मतलब हमने इस सारे एरर्स को सम किया, जैसे कि आप लीनियर रिग्रेशन में भी आप करते हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आप करते हो। तो यहाँ पर भी हम वही काम किए हुए हैं और कुछ नया काम नहीं किए हुए हैं, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो एल, ये हमारे पास पहले से था, ठीक है, और इसमें हमने ऐड किया है जेटा को। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में मैंने सी भी लिखा है। ये सी क्या है भाई, जब हमने जेटा लगा ही चुके हैं तो फिर सी क्यों लगाना, सी से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सी एक समझिए एक तरह का बैलेंसर है। बैलेंसर है, क्या बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस करता है दो चीज़ों में। आप इस दो डायग्राम को आप देखें क्या बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ का टारगेट है कि हमारा विड्थ जितना ज़्यादा चौड़ा हो उतना अच्छा है। अब अगर आप पॉलिटिशियन की नज़र से देखोगे तो पॉलिटिशियंस हमेशा इस नज़र से देखते हैं कि उनका पहुँच जितना ज़्यादा दूर तक हो चलेगा, बीच में 2 बंदे आ जाएँगे जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहेंगे, उसको वो लोग हैंडल कर लेंगे। यही तो चलता है आजकल पॉलिटिक्स में। लेकिन वो चाहते हैं कि अपना वर्चस्व जितना ज़्यादा वो बढ़ाएँ, वो अच्छा रहेगा। तो उस केस में हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन कभी-कभी हमें चाहिए प्रिसाइज़, जहाँ बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें, जैसे नदी, तालाब ऐसा वाला एरिया हो गया, फिर छोटा-सा बॉर्डर है, पतला लाइन का बॉर्डर है, खेत हो गया। तो वहाँ पे हम चाहते हैं भाई वो बीच वाला पगडंडी जो हो वो जितना कम हो उतना अच्छा है भाई, लेकिन हमें क्रॉस नहीं करना एक दूसरे को। वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट रखता है बात। तो उस जगह पे हम लोग ये इस वाले केस पे जाएँगे। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि एक ही एल्गोरिदम हमारे पास है, लेकिन हमें ये इस तरह का अगर चूज़ करना है या फिर इस तरह का चूज़ करना है, इन दोनों ऑप्शन को में हम कैसे चूज़ करें, तो इसका हमें राइट देता है ये सी। सी कोई केस नहीं करेगा आप पे, ठीक है। सी तो है, केस नहीं करेगा आप पे, सी आपको मदद करेगा, ठीक है। सी आपको सी नहीं बनाएगा, ठीक है, आप समझिए बात को। हाँ, वही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट डिसाइडेड आइदर वी फोकस ऑन क्लासिफिकेशन एरर, हम क्लासिफिकेशन एरर में फोकस करें, और मार्जिनल एरर पे, या फिर हम इस पे फोकस करें। इन दोनों पर फोकस करने के लिए बताते हैं। हाँ, आपको सिंपली समझाना चाहेंगे तो आप समझ सकते हो, अगर सी का वैल्यू थाउजेंड्स में हो या हाई वैल्यूज़ है, तो आप समझ जाइए कि आपका यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन एरर पे किया जा रहा है। आपका फोकस क्लासिफिकेशन एरर पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन सेम केस अगर सी का वैल्यू मिनिमम है तो आपका फोकस कहाँ पे है, पूरा फोकस मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन में। मैं मैक्सिमाइजिंग ही लिख रहा हूँ, याद रखना, मिनिमाइजिंग नहीं है, क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया था ना। हाँ, तो ये मिनिमाइजिंग करने पे है, और यही है आपका पूरा इल्यूजन, आपका पूरा एस वी एम का पूरा मैथ, ठीक है। आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ के आया है उसको पता होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम क्या करते हैं। अगर हम यहाँ पे आपने पढ़ा होगा रीच लासो, तो आप जानते होंगे वहाँ पे हम यहाँ पे लेमडा और मोड ऐड करते हैं, ठीक है। आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि रीज में होता है कि लासो में होता है, ठीक है। तो ये जो लेमडा है और ये सी है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है आप गौर करो। देखो यहाँ पे मेन फंक्शन जो है, जो इसको हम लोग कोस्ट फंक्शन बोले या फिर एरर फंक्शन बोले, वो इधर है। इसके वाले केस में किधर है, इधर है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो उसे अपोजिट होने की वजह से आप देखो ये एक दूसरे का क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या नहीं भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बस इतना जान लो कि हाइपर पैरामीटर जो होता है हमेशा लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसको हाइपर पैरामीटर बोलते हैं, आप नोट्स में देख लेना। मैं नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं कर पाऊंगा तो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे मैं पोस्ट कर दूंगा इसको, इस नोट्स को, ठीक है। और एक बात और, ये क्लासिफिकेशन एरर को हम हिंज लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए थैंक यू, आई होप दैट मैं समझा पाया हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना। मैं लाइव वीडियो भी बनाऊंगा, लाइक रिकॉर्डेड, बट यू नो दिस इज माई फर्स्ट, सो आई एम सॉरी डैट अगर कोई हलचल होती हो, नॉइस आती हो, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वैसा सुविधा है नहीं। बस मैं पहले से ही लिख के बना सकता हूँ, यही बस मैं प्लानिंग करके बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा, मुझे भी तैयारी करनी है, मैं और अच्छे कंटेंट लाता रहूँ आपके लिए। आई होप दैट आपको समझ में आ गया भाई सारा केस क्या है और कैसे ये फॉर्मूला है। आगे तो आपको बस कोड लिखना है, आपको बस यूज़ करना है, आपको बस ये जानना था कि क्या हो रहा है, आपको बैकग्राउंड में क्या काम हो रही है तो आप जान चुके हो। बस आप यूज़ करो और सीखो और मजे लो। थैंक यू।